एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 to 35 में आते हैं। पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा एक चार्टर ऑफ राइट्स था जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने इशू किया था 1215 में। वो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स, इसलिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। The provisions related to the fundamental rights are mentioned in Article 12 to 35 in the Part 3rd of the Indian Constitution. जो provisions है fundamental rights के, वो Article 12 to 35 of the Indian Constitution में आते हैं। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, इंक्लूडिंग 6 राइट्स मेंशन अबव एंड राइट टू प्रॉपर्टी। 6 राइट्स दिए गए थे, उसके अलावा एक और राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का तो इसमें टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, और इसको एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए प्रेजेंट टाइम में अगर हम कहें तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है 6 फंडामेंटल राइट्स, जो हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स, पहला है राइट टू इक्वालिटी विच इज मेंशन इन आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम विच इज मेंशन इन आर्टिकल 19 to 22। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से 24 में आता है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 में आता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 से 30 में आता है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में आता है। नाउ वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ये फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले है आर्टिकल 12 में क्या है। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। इसमें स्टेट क्या इंक्लूड करेगी? स्टेट में गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होंगे यूनियन गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट, ये सब स्टेट्स में आएंगे। इसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एट्सेट्रा, ऑल अदर अथॉरिटीज़ जो स्टैट्यूटरी हैं और नॉन स्टैट्यूटरी हैं, बाय लॉ या फिर अदरवाइज एस्टेब्लिश की गई हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा, ये सब आएंगे स्टेट में। तो आर्टिकल 12 क्या डिफाइन करता है? स्टेट। आर्टिकल 13 डिफाइन करता है कि ऑल लॉज जो इनकंसिस्टेंट हैं या फिर फंडामेंटल राइट के तरफ डेरोगेटरी हैं, जो भी अगर कोई भी लॉज या राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं, वो सब वॉइड होंगे, मतलब उनको नल डिक्लेयर कर दिया जाएगा ऐसे राइट्स को जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 to 18 के बीच में। आर्टिकल 14 क्या कहता है? रिप्रेजेंट करता है आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी, जो कहता है कि स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वालिटी में डिनाई नहीं कर सकती है। स्टेट को कोई हक नहीं है कि वो किसी पर्सन को दूसरे पर्सन की तरह इक्वली ट्रीट ना करे। लॉ के आगे हर पर्सन इक्वल है और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ देगा हर एक पर्सन को जो भी इंडियन टेरिटरी में रहता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटेड है टू ऑल, हर किसी को इक्वालिटी दी जाएगी, वेदर वो किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, किसी भी कलर का हो या किसी भी नेशनैलिटी का हो। मतलब ये जो राइट है ये इंडियन सिटीजन्स को और फॉरेनर्स को भी एप्लीकेबल है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं। जो फॉरेनर्स होंगे वो भी इस राइट के अंडर आते हैं कि राइट टू इक्वलिटी हर किसी को दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। ये कहता है कि स्टेट किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। इन शॉर्ट में कहें तो आर्टिकल 15 इज अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन। किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन? किसी की तरफ भी भेदभाव नहीं करना है,
किसी भी सिटीजन्स के साथ उसकी रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, किसी चीज़ के बेसिस पे भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 16 कहता है कि कोई भी सिटीजन को रिलीजन के ग्राउंड में कि ये इस रिलीजन से बिलोंग करता है या इस रेस से बिलोंग करता है या इस कास्ट से है, इस सेक्स का है, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंसी यहाँ पे रहता है, या इसमें से किसी भी चीज़ के बेसिस पे उसके अगेंस्ट हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उसको इनएलिजिबल नहीं करना है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयमेंट में हर इंसान को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। नेक्स्ट है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपने देखा होगा कि अनटचेबिलिटी परसिस्टेंट थी हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ वाई उन लोगों को, जिन लोगों को अनटचेबल कंसीडर किया जाता था, उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि उनकी कंडीशन को बेहतर किया जा सके। अनटचेबल्स को लोग बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, इस वजह से उनको राइट्स मिले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करता है। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है, और अनटचेबिलिटी जैसी कोई भी अगर प्रैक्टिस हो रही है किसी भी पार्ट में हमारी कंट्री के, तो उसको हमें बंद करना है, उसको हमें एंड करना है। अनटचेबिलिटी रेफर करती है कोई भी सोशल प्रैक्टिस जो दूसरों को, जो भी कहते हैं कि ये नीची कास्ट का है और उनको ऐसे नीचा दिखाते हैं, उनके साथ बुरी तरीके से बर्ताव करते हैं, इस तरह के बिहेवियर को एंड करना है। उनके बर्थ के बेसिस पे कि ये इस कास्ट में पैदा हुआ है, उनको हमें नहीं दबाना है। उनको जो उनकी जो अनटचेबिलिटी की जो हमारी मतलब प्रैक्टिस प्रीवेलेंट है हमारी सोसाइटी में, उसको हमें एंड करना है, और किसी के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है इस चीज़ के बेसिस पे कि ये इंसान इस कास्ट से बिलोंग करता है, ये कास्ट लोअर कास्ट है। एवरीवन इक्वल है, हर कोई इक्वल है लॉ की नज़र में। सो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 सारे टाइटल्स को अबॉलिश करता है और प्रोहिबिट करता है कि स्टेट को कि आपने कोई टाइटल कन्फर नहीं करना है किसी को भी, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन एग्जेम्प्टेड है इस प्रोहिबिशन से। और ये भी ये कहता है कि किसी भी इंडियन को भी किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के अंडर आता है। इसमें आर्टिकल 19 डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम ही इसका नाम है। ये कहता है, ये गारंटी करता है हर सिटीजन्स जो भी है इंडिया का, उसको 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंसान जो भी वो बोलना चाहता है उसको फ्रीडम है कि वो अपनी बातों को, जो भी उसकी थॉट्स हैं, जो भी वो बोलना चाहता है उसको फ्रीडम के साथ एक्सप्रेस कर सकता है। फ्रीडम ऑफ असेंबली सेकेंड है। और थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। कोई भी इंसान एसोसिएशंस बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, इस चीज़ का उसको फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जाना चाहता है उसको फ्रीडम है इस चीज़ का। फ्रीडम टू रिजाइड एंड टू सेटल, फ्रीडम है कि अगर ये यहाँ पे सेटल होना चाहता है तो वो उसी प्लेस पे सेटल हो सकता है जहाँ भी वो सेटल होना चाहता है। 6 है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इंसान को फ्रीडम है, वो कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कहीं भी ट्रेड कर सकता है। ये जो 6 फ्रीडम्स है ये आर्टिकल 19 के अंडर प्रोवाइड किए गए हैं। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी को कन्विक्ट किया जाता है किसी ऑफेंस के रिलेटेड तो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट फॉर इन पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस। अगर कोई पर्सन है, उसने कोई ऑफेंस, कोई क्राइम कर दिया है और उस क्राइम के लिए जितनी पनिशमेंट होती है उसको ज़्यादा पनिशमेंट दी जा रही है, मतलब कि क्या, या फिर उसको एक बार पनिशमेंट मिल गई है वापस उसी को उसी चीज़ के लिए पनिशमेंट दी जा रही है, तो आर्टिकल 20 उस केस में उस इंसान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये वाला जो आर्टिकल है 20, ये सेफ गार्ड करता है अक्यूज्ड पर्सन के राइट, जिसने क्राइम कमिट किया है उसके जो राइट्स हैं
उसको जो प्रोटेक्ट करता है वो आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट करता है। मोर ओवर ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता इमरजेंसी के दौरान इन ऑपरेशन अंडर आर्टिकल 359। अगर इमरजेंसी है कंट्री में तो उसके दौरान भी आर्टिकल 20 जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है। और जो सारे राइट्स आर्टिकल्स हैं ये सारे सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं। नाउ आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कोई इंसान को आज़ादी है, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता है, उसको पूरी लिबर्टी है, अगर वो किसी इंसान से शादी करना चाहता है वो कर सकता है, ये सब लिबर्टी उसको आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है। ये कहता है कि कोई भी पर्सन को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से हम डिप्राइव नहीं करेंगे। हाउएवर आर्टिकल 21 कुछ लिमिट्स भी लगा देता है स्टेट की पावर में, जो कि आर्टिकल 246 में दी गई हैं। तो आर्टिकल 21 रिकॉग्नाइज नहीं करता राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज एन एब्सोल्यूट राइट, मतलब ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन ये लिमिट करता है स्कोप ऑफ द राइट इटसेल्फ, अपने स्कोप को खुद ही लिमिट कर देता है आर्टिकल 21। फिर आर्टिकल 22 सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी को अरेस्ट और डिटेन किया गया है, कस्टडी में लिया गया है, तो उसको सेफ गार्ड किया जाता है अंडर आर्टिकल 22। फर्स्टली आर्टिकल 22 गारंटी करता है एवरी पर्सन को जो भी अरेस्ट हुआ है उसको इन्फॉर्म किया जाना है कि उसको क्यों अरेस्ट किया है। आर्टिकल 22 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसको आपने ये बताना है कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो। सेकेंडली उसको ये राइट है कि वो कंसल्ट करे या फिर अपने एक लॉयर को अपॉइंट करे अगर उसको डिफेंड करना, अपने बचाव के लिए उसको ये राइट है कि वो लॉयर को डिफेंड कर सकते हैं। थर्डली एवरी पर्सन जो भी अरेस्ट होता है और डिटेन होता है, कस्टडी में होता है, वो उसको प्रोड्यूस किया जाता है, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है 24 आवर्स के अंदर, एंड उसको कंटिन्यूड कस्टडी में रखा जाता है। अगर आपको मैजिस्ट्रेट की परमिशन मिलती है उसी वजह से आप रख सकते हो। अगर आपको मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं मिलती है तो आप उसको नहीं रख सकते कंटिन्यू कस्टडी में, आपको मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा उस इंसान को। नेक्स्ट है आर्टिकल 23 टू 24 जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग होती है, वुमेन, चिल्ड्रंस, बैगर्स और अदर फोर्स्ड लेबर मिलिटेट अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, जो भी ह्यूमन डिग्निटी को ठेस पहुंचाते हैं, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। नेक्स्ट है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है कि कोई भी चिल्ड्रन है जो 14 ईयर्स से कम है उसको किसी भी हैजर्डियस पर जो भी प्रोफेशन है, जैसे फैक्ट्रीज में, कहीं भी ऐसे खतरनाक जगह में एम्प्लॉय नहीं करना है। ये राइट फॉलो करता है ह्यूमन राइट कंसेप्ट को और यूनाइटेड नेशन नॉर्म्स को। नेक्स्ट है आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसको फैला सकता है, जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। ये प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 कहता है कि ये ऑफर करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 प्रोवाइड करता है कि आप किसी रिलीजन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, या रिलीजन को फैलाना चाहते हो, मतलब लोगों को अवेयर कराना चाहते हो रिलीजन के बारे में, आप कर सकते हो अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 है नेक्स्ट, ये हेल्प करता है कि आप रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए पब्लिक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, मॉरलिटी और हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन, आपको सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए करना पड़ेगा। आपको किसी के रिलीजियस जो सेंटीमेंट है उनको ठेस नहीं पहुंचानी है, आप उस तरह से रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो। आर्टिकल 27 प्रोवाइड करता है फ्रीडम नॉट टू पे टैक्सेस फॉर रिलीजियस एक्सपेंसेस ऑन द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 27 कहता है कि आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो या उसको मेंटेन कर रहे हो, आपको उसके लिए टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 28, ये प्रोहिबिट करता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट। जो भी 9 to 30 जिसमें आता है राइट टू माइनॉरिटीज, जिनको हम कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 में
प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है अंडर आर्टिकल 29। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी इफेक्टिवली अपनी, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, बहुत कम मेंबर्स है उस कम्युनिटी में, वो इफेक्टिवली अपनी लैंग्वेज को कंजर्व बचा के रख सकता है, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को, और मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिश कर सकता है उसको बचाने के लिए। आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ को ये राइट है, रिलीजन के बेसिस पे कहो या लैंग्वेज के बेसिस पे कहो, वो क्या अपने रिलीजन को एस्टेब्लिश कर सकता है या लैंग्वेज को एस्टेब्लिश कर सकता है और उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्टर कर सकता है। ये माइनॉरिटीज़ को ये राइट दिया गया है। नेक्स्ट ये डिस्कस कर लेते पहले। 44th अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था पहले, उसको अबॉलिश कर दिया गया, जो कि कहाँ पे गारंटी किया था, आर्टिकल 19F में दिया गया हुआ था और आर्टिकल 31 में दिया हुआ था, और इन दोनों को डिलीट कर दिया गया बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक लीगल राइट बन गया है, और अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, और कौन से आर्टिकल में आता है, 300A, जो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। नेक्स्ट है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को BR अम्बेडकर जी ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट क्या करता है कि अगर आपके राइट को वॉयलेट किया गया है या फिर आपके राइट्स जो है, राइट्स के बेसिस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या उसके बेसिस पे आप कोर्ट में जा सकते हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी देगा उसके बेसिस पे। राइट इन ऑर्डर टू बी मीनिंगफुल मस्ट बी एनफोर्सेबल एंड बैक्ड बाय रेमेडीज इन केस ऑफ वायलेशन। जो राइट हैं इनको मीनिंगफुल करने के लिए इन राइट को एनफोर्सेबल किया जाएगा, और इनके लिए अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है या आपके किसी राइट को वॉयलेट किया जाता है तो आपको रेमेडीज प्रदान की जाती हैं। यह आर्टिकल गारंटी करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग होंगी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इशू ऑर्डर आर रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपका कोई भी राइट वॉयलेट हुआ है तो आप आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट बदले में कोई रिट इशू करेगा या फिर कोई ऑर्डर इशू करेगा फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग।